नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना के जोर में आपके मन में कई तरीके के सवाल घूम रहे होंगे। कोरोना ने शरीर पर क्या असर डाला? जिनको कोरोना हुआ उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? क्या कोरोना के जोर में सर्जरी कराई जा सकती है, ऑपरेशन कराए जा सकते हैं? क्या तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी? इसके अलावा भी आपके मन में सैकड़ों सवाल होंगे जिनके जवाब आप चाहते हैं, डॉक्टर से सुझाव चाहते हैं, लेकिन घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर डॉक्टर। इस शो में आप जुड़ सकते हैं और अपनी हर शंकाओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। डियर डॉक्टर दरअसल एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से, देश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ घर बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको deardoctorfirst@gmail.com यानी कि deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना से जुड़ा अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। और इसके लिए अलग अलग डॉक्टर से भी हम जुड़ेंगे। साथ के साथ हम जानकारी फ्लैश करते रहेंगे जो आपको अपडेट करती रहेंगी। आज हमारे साथ एक विशेष डॉक्टर जुड़ेंगे, क्योंकि कोरोना तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कोरोना के बाद की जिंदगी क्या होगी? बहुत से ऑपरेशन ऐसे होंगे जो आप कराना चाहते होंगे लेकिन डर रहे होंगे। जहन में कई तरीकों के सवाल होंगे कि क्या वाकई में ऑपरेशन कराए जा सकते हैं, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। किसी को अपेंडिक्स का दर्द हो जाता है, किसी को आंतों की समस्या है, किसी को लंग्स की समस्या है, किसी के किडनी में समस्या है, किसी को और कोई इन्फेक्शन और उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अभी तक आप हो सकता है कोरोना की वजह से टाल रहे हो। आपके मन में कई सवाल हों कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ऑपरेशन कराने जाएं और कोरोना साथ ले आएं। लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ, वो सही हो गए, लेकिन अब उनको ऑपरेशन फेज में जाना है, उनको किसी सर्जरी के दौर से गुजरना है। तो क्या उनका शरीर इसके लिए तैयार है? क्या वो सर्जरी करा सकते हैं या उनको अभी इंतजार करना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल होंगे आपके मन के अंदर जिनके जवाब आप चाहते होंगे, और इसके लिए हम कह रहे हैं कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको deardoctorfirst@gmail.com deardoctorfirst@gmail.com इस पर बस आपको अपना नाम, पता और सवाल ये लिखकर भेज देना है। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपकी सवालों के जवाब हम लेंगे। आज जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे वो दरअसल पीडियाट्रिक सर्जन है। डॉक्टर नूर उल्लाह जरगर उनका नाम है। मैक्स अस्पताल में वो सेवाएं देते हैं। बच्चों से जुड़े अगर कोई सवाल आपके हैं तो भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है, खासकर पीडियाट्रिक सर्जन, यानी कि बच्चों के अंदर जो अलग अलग समस्याएं आती है और उसकी वजह से जो ऑपरेशन करने पड़ते हैं उसमें वो एक्सपर्ट हैं, और इसलिए आपको घर बैठे उनकी सलाह मिल पाएगी। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं किसी भी मामले को लेकर, क्योंकि जिंदगी थोड़ी मुश्किल यकीनन हुई है। कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार को थाम भी दिया है। लोगों के अंदर डर भी बना हुआ है। अस्पताल जाने से डरने लगे हैं, सर्जरी कराने से डरने लगे हैं। डॉक्टर उनको मिल नहीं पा रहे, घर से वो निकल नहीं पा रहे। और हमारे साथ आज जुड़े हैं पीडियाट्रिक डॉक्टर, पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर नूर उल्लाह जरगर जी। सर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल यही, इस कोरोना के दौर में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? बाकी एक्सपर्ट के सवाल मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले सिंपल है जो आजकल बोला जा रहा है, स्टे होम स्टे सेफ जी। जितना हो सके अपने घर में रहिए, जितना हो सके घर में से बाहर मत जाइए, लोगों से मत मिलिए, लोगों से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन मत करिए, पार्टियों में मत जाइए। हर
जितना हो सके बस अपने फैमिली में 2-3 लोग जो आपके हैं उनके साथ रहिए, ताकि आपको पता है एक इंसान को अगर ये इन्फेक्शन हो जाएगा वो 5 लोगों को इन्फेक्शन देगा, 5 लोग आगे 25 को देंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय 5 होता जाएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, सिंपल लॉजिक ऑफ द लाइफ। ठीक है सर, अब मैं सवाल शुरू करता हूं क्योंकि आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं और तीसरी लहर के दौर में 2 तरीके की शंका है। पहली शंका तो यह कि बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं, दूसरा बच्चों के अंदर जो सर्जरी करनी है उसके लिए माता पिता घबरा रहे हैं कि इस दौर में बच्चों को अस्पताल लेकर जाएं या ना जाएं। आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये एक, अगर आप देखेंगे ये सवाल बड़ा कॉमनली ओवर द पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, स्पेशली मार्च 2020 से, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ जी, कि सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जितना हो सके हमें इस दौर में सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। रीजन बिकॉज ये देखा गया कि जो कोविड बच्चे हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट एज कंपेयर टू नॉन कोविड बच्चे ज्यादा है जी। सो जितना हो सके हम इस सर्जरी को अवॉइड कर सकें। अगर हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स का देखें या ICMR ने जो कैटेगराइज किया है केसेस को, अब जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केसेस हैं, जैसे आप मान लीजिए अपेंडिसाइटिस किसी को हो गया, किसी को ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट हो गई, कुछ हो गया, तो उस स्थिति में हमारे को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। बट जो बाकी केसेस हैं जिनमें हम उनको टाल सकते हैं, हमें टालना है ताकि ये कोविड का जो लहर है, जैसे इस वक्त पीछे मई में बहुत बड़ा लहर आया हुआ था, वो टल जाए और उसके बाद बच्चा जब माहौल ठीक हो जाए तो हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। जी सर, आप खुद एक अस्पताल में सर्जन है और आप कह रहे हैं कि सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, इसको एक नेक सलाह माना जाए? देखिए, आप अगर आप मुझसे एज अ सर्जन पूछेंगे तो ठीक है, मैं ये कहूँगा कि नहीं, ये अच्छी सलाह नहीं है। बट अगर आप ओवरऑल एक पैनोरामिक व्यू देखेंगे कि हमें ये देखना है क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अगर हम इस वक्त आप ये देखिए, पिछले 1.5 साल से स्कूल हमने बंद रखे हुए हैं, अब एग्जाम भी कैंसिल हो रहे हैं, लोग अपनी नौकरियां घर से कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जितना हो सके हमें सर्जरी भी अवॉइड करनी पड़ेगी जी, ताकि बच्चों को हम जितना हो सके उन प्रॉब्लम से बचाएं। क्योंकि सर्जरी से इटसेल्फ ये है कि थोड़ा सा सहन जो शक्ति होती है शरीर की वो कम हो जाती है, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे में जी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा ना हो, इससे बेहतर है कि थोड़ा बुरा सहन कर लेना चाहिए कुछ वक्त के लिए। एग्जैक्टली ठीक है सर, अब मैं अपने सवाल पर आता हूँ। मानकर चलिए किसी को ऑपरेशन कराना ही है, किसी को सर्जरी करानी ही है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है? डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के दौरान, ऑपरेशन के दौरान उनके परिवार वालों को क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले देखिए, अगर आपके बच्चे को लगता है कि उसको कोई सर्जिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, जितना हो सके आप टेली कंसल्ट पहले करिए। हाँ, अगर उसके बावजूद भी आपको जरूरत पड़े तब आप बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए जी। उस स्थिति में एज यूजुअल, जैसे आजकल डबल मास्क है, सैनिटाइजेशन अपना बाज़ाब्ता करवाना है, या जितना हो सके फेस शील्ड लगा के जाइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर देखेगा। हर केस से पहले आपको ये देखना है कि आपका जो डॉक्टर है वो RT-PCR आपका टेस्ट करवाएगा ही करवाएगा जी। द रीजन ऑफ, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी सारे डर जाते हैं RT-PCR टेस्ट करने से, बट यू शुड एक चीज़ को एनालाइज करना होता है कि जब तक आपका अगर बच्चा नॉन कोविड है तो उससे ये होता है कि उसके साथ कोई इंटरेक्ट करने में डरेगा नहीं जी, चाहे कोई भी मेडिकल स्टाफ है। बट अगर वो कोविड है और वो नॉन कोविड में चला गया तो उससे ये प्रॉब्लम है कि दूसरों को इन्फेक्शन होने का खतरा है जी। तो उन स्थितियों में ये है, डर तो थोड़ा बहुत सबको ही लगा रहता है, बट उस वक्त उस डर को करके हमें आगे चलना है, चाहे फ्रॉम द, मैं पेरेंट को कहूँगा या चाहे मैं मेडिकल स्टाफ को कहूँगा। ठीक है सर, मरीजों को 2 हिस्सों में बांटते हैं सर। एक वो मरीज हैं जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और उनको सर्जरी करनी है, दूसरे वो मरीज हैं जिनको कोरोना हो चुका है, कोरोना की जंग को लड़ चुके हैं, अब उनको सर्जरी करानी है। आप दोनों में से किसको रिकमेंड करेंगे कि जिनको कोरोना अभी नहीं हुआ है वो जाकर अपनी सर्जरी करा लें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मुझे लगता है थोड़ी सही होगी, उनका शरीर सर्जरी को झेल पाएगा एज कंपेयर टू उनके लिए जो कोरोना की जंग को लड़कर आगे बढ़े हैं?
ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर मैं जैसे हम दो ग्रुप्स बच्चों के ले लें, जी। एक कोविड बच्चों को ले लें और एक नॉन कोविड बच्चों को ले ठीक लें। है। जो नॉन कोविड हैं और ठीक ठाक है, वो तो जब मर्जी सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन जो कोविड बच्चे हैं, एक्टिव इन्फेक्शन है, उनको हम अलग कर देते हैं, और जिनका अब इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, उनमें देखना है कि उनको कितने हफ्ते हुए हैं। बिकॉज ओवरऑल जो देखा गया है, एटलीस्ट कोशिश करके इंतजार करना है कि करीबन 7 से 8 हफ्ते मिनिमम हो जाने चाहिए जब तक कोरोना इन्फेक्शन खत्म हो चुका है। जी। वो पॉइंट है, क्योंकि जितना जल्दी आप कोरोना इन्फेक्शन के बाद ऑपरेशन करते हैं, लेट्स मान लीजिए 2 हफ्ते के बाद किया, तो उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशन रेट सर्जरी के बाद ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू जो 7-8 हफ्ते के बाद किया जी। सो एक एवरेज टाइम अगर हम लें और जितना हो सके करीबन 8 हफ्ते हैं कोरोना इन्फेक्शन के ठीक हो जाने के बाद सर्जरी करानी चाहिए। सर, बहुत से लोग ऐसे हैं, या कहूं कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि साइंटिफिक टर्म को नहीं समझते, डॉक्टर्स की टर्म को नहीं समझते। आपने शब्द इस्तेमाल किया कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उसके जटिल परिणाम कुछ दिखाई दे सकते हैं शरीर के ऊपर। ये किस तरीके के हो सकते हैं सर? किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? किस तरीके के लक्षण हो सकते हैं? साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लिकेशन अगर मैं एक लेमैन, एक आम भाषा में बोलूं तो प्रॉब्लम मान लीजिए जी। दिक्कत। देखिए, हर सर्जरी के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, चाहे छोटी सर्जरी हो बड़ी सर्जरी हो, वो है फीवर हो जाना, बुखार आ जाना। ठीक है। और एट द सेम टाइम आप कोरोना के लक्षण देखिए, सबसे कॉमनेस्ट क्या है? फीवर हो जाना। जी। सो दो चीजें मान लीजिए, दोनों फीवर। अब पता किसको है कि कोरोना का फीवर है या ऑपरेशन का फीवर है? जी। आप बात समझे आप मेरी? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। हाँ। सो दैट इज वाई अगर हमारे पास मान लीजिए पता है कि ये जी नॉन कोविड बच्चा है, इसका इन्फेक्शन ठीक हो चुका है, तो देन वी नो कि ये फीवर जी ऑपरेशन की वजह से। ठीक है। अब मान लीजिए हमें पता नहीं है और हमने एकदम ऑपरेशन कर लिया, तो हमें पता नहीं है कि ये कोविड तो नहीं हो गया इसको। देखिए, कोविड तो कभी भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना, कोई शेर तो नहीं है ना दरवाजे के बाहर खड़ा कि हम बोलेंगे अंदर नहीं आओ। जी। हाँ। ठीक है सर, ये बताइए मुझे सर कि इस वक्त जो बच्चे कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना से लड़कर ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में किस तरीके के बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं टीन एजर के अंदर? क्योंकि आप पीडियाट्रिक सर्जन हैं सर, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ रहा होगा, चाहे वो इम्यूनिटी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, और क्या वो एक बड़ी समस्या बन सकता है सर्जरी में? देखिए, हाँ, ये अगर मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको इन्फेक्शन हुआ है, चाहे इस बारी भी हुआ है, उनको बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, माइल्ड इन्फेक्शन में ज्यादा कोई लक्षण नहीं देखे गए। हाँ, जो थोड़े बहुत लक्षण बच्चों में देखे गए हैं वो थ्रोम्बोसिस की वजह से देखे गए, कि खून का क्लॉट हो जाना, जिसके वजह से वो क्लॉट कहीं इधर उधर चला जाता है और उस एरिया में खून बंद हो जाता है। जैसे कुछ बच्चों में देखा गया, हार्ट में भी चला गया था, कुछ बच्चों में पेट की चर्बी देखी गई, या कुछ आंत का कुछ हिस्सा ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से। बट जो वो बच्चे हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो एडल्ट्स में देखा गया जी। क्योंकि हम अभी इस बारी तो जो ठीक है बच्चों में हुआ, बट इट वाज उतना परसेंटेज नहीं था जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद अब थर्ड वेव में हम देखेंगे जी। सर, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि देश को जब हम देखते हैं तो देश के अंदर डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। अब क्योंकि कोरोना की जंग के बीच में भी वो फंस गए हैं, उनको स्टेरॉइड भी देना पड़ा। अब उसकी वजह से खून पहले से ही उनका पतला, दवाई लेने की वजह से, और ऐसे में अगर सर्जरी फेज से वो गुजरते हैं तो कितनी समस्या उनको होगी सर? देखिए, ये डायबिटीज तो आपने सही बोला। डायबिटीज को लेके तो एक नया आजकल जो प्रॉब्लम आया है, ब्लैक फंगस का आया है जी, जो बड़ी एक हमें दिक्कत अब सामने आ रही है। लकीली बच्चों में उतना नहीं है जितना एडल्ट्स में है जी। बट क्वेश्चन है, जब तक उनका डायबिटीज का एक लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, और हम जैसे मान लीजिए उसको ब्लैक फंगस हो गया है, उससे हम उसको अलग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसका जो मेन सर्जरी है उसके करने का हम सोच भी नहीं सक पाते अनलेस कि वो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी केस है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस है तो उस स्थिति में तो रिस्क जो जान का है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल केस में अगर आप लेंगे जी।
ठीक है सर, ब्लैक फंगस क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी इसको पढ़ा समझा ये ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी एक्सपर्ट का काम है, तो इसलिए सवाल मैं आगे आपसे कंटिन्यू नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि जिनको कोरोना हो रहा है वो सीधा लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है, क्या कोई ऐसी स्थिति आई, क्योंकि हम कह रहे हैं किसी का 60% लंग्स डैमेज हो गया, किसी का 40% लंग्स डैमेज हो गया, क्या उसको ऑपरेट करके सही किया जा सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। जैसे फाइब्रोसिस सा हो जाता है लंग, जिसमें लंग का कैपेसिटी कम हो जाता है। जैसे लंग का फेफड़ा जो होता है ना, हवा अंदर लेता है और बाहर लेता है जी। सो इस कोरोना की वजह से वो फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसमें लंग हवा अंदर जाना और बाहर आने का स्थिति बहुत कम हो जाता है। तो ये सर्जरी से इसका फायदा होना ना कोई फायदा नहीं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर बहुत से डॉक्टर इस तरीके का जो गांव बस्ती में होते हैं दावा कर देते हैं कि हाँ ऑपरेट करके आपका सही कर देंगे हम लोग, तो वो कम से कम फंसे ना किसी के चक्कर में, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे। हाँ, सिर्फ हाँ, अगर आप जैसे हमने थोड़ा सा, मैं ब्लैक फंगस का इस पर मेरे ध्यान में आया कि इवन दो आई एम नॉट, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरे दिमाग में बात आई कि जैसे किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है तो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के दो ही तरीके हैं। एक तो या तो उसको एंटी फंगल हमें देना है, दूसरा उसको सर्जिकली जो वो टिश्यू है जो फंगस की वजह से खराब हो चुका है उसको निकालना है। जब तक ये दो चीजें हम नहीं करेंगे, स्पेशली जो वो टिश्यू खराब है उसको नहीं निकालेंगे, तो उस पेशेंट का रिकवरी नहीं हो पाएगा। जी अच्छा सर, ये स्थिति में सर्जरी है। जी सॉरी, हाँ सर्जरी उस स्थिति में मुझे बताइए। और क्या ये मुमकिन है कि जो आते हैं या फिर पेट के अंदर के जो अलग अलग हिस्से हैं, क्या उन तक भी ब्लैक फंगस पहुंच सकता है? क्योंकि ईएनटी के थ्रू क्या ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी है? सबसे ज्यादा जो फंगस है वो या तो नाक में है या साइनसेस में है या दिमाग में है जी। उसके बाद लंग्स में है। इंटेस्टाइन्स में बिल्कुल ना के बराबर है जी। तो इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह में बिल्कुल ना के बराबर है। मोस्टली ये सिर्फ ऊपर है, जैसे मैंने आपको कहा, नाक में, मुंह में, या जो फिर ये ब्रेन में चला जाता है जी तब। और जो ये फंगल वाला इन्फेक्शन है, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, ये बच्चों में कम है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, बिकॉज ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये सबसे ज्यादा उन पेशेंट्स में है जिनको डायबिटीज है जी, या उन पेशेंट्स में जिनको कैंसर है या ट्रांसप्लांट हुआ है या उनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स चल रहा है या एंटी कैंसर ड्रग्स चल रहे हैं जी, या जैसे मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस चल रहा है उनको, सॉरी, या एड्स है। सो चूंकि ये सब बीमारियां बच्चों में उतनी नहीं होती हैं जितनी कि ये एडल्ट्स में होती हैं जी। दैट्स व्हाई हम ये देखते हैं कि ब्लैक फंगस एडल्ट्स में बहुत ज्यादा है, बच्चों में बहुत ही ना के बराबर ये इन्फेक्शन हुआ है जी। सर एक और समस्या, क्योंकि हम दोनों इस प्रोग्राम के जरिए दो चीजें करते हैं, एक तो सही सलाह और एक जो भ्रम फैल रहा है उसको दूर करने का काम करते हैं जी। अब भ्रम इस तरीके का है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, लोगों को पेट के अंदर दर्द महसूस होता है, बच्चों को पेट के अंदर दर्द महसूस होता है। हालांकि उसकी कई वजह हो सकती है, गंदा पानी भी हो सकता है, लेकिन लोग ये डर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट तक फंगस पहुंच गया है। इसकी संभावना कितनी है सर? पेट में, वही मैंने कहा, फंगस का जाना ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है उसका। सबसे ज्यादा, जब मैंने कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, नाक में जाता है, ब्रेन में जाता है, लंग्स में जाता है, उसके बाद स्टमक में, आंत में बिल्कुल ना के बराबर जाता है फंगस जी। हाँ, आंत में कोरोना की वजह से इन्फेक्शन, जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, क्योंकि उन बच्चों में जो जिनको कोविड इन्फेक्शन हो जाता है उनमें पेट दर्द का होता है, क्योंकि उनमें देखा गया है जो आंत है उसमें सूजन हो जाती है, स्पेशली जो राइट साइड में आते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत हमारी जहां मिलती है, उस एरिया में बहुत सूजन हो जाती है और वो एरिया थोड़ा सा डिजीज्ड हो जाता है जी। तो उस वजह से उन बच्चों में आए दिन पेट में दर्द और ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। बट मोस्ट ऑफ जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो दवाई से ही मैनेज होती हैं। 99.9% उनमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, अब मैं इस प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर जा रहा हूं। मेरे दर्शकों को अगर मुमकिन है तो सर ये बताइए आप कि वो कौन कौन सी स्टेज हैं या वो कौन कौन सी बीमारी, सिचुएशन जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करके ऑपरेशन, सर्जरी करा लेनी है, और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं
जिनमें आप 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने रुक सकते हैं, कोरोना का फेज दूर हो जाए, उसके बाद आप अपनी सर्जरी करा लें? अच्छा, देखिए मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूं, मैं उस एंगल से आपसे बात करूंगा। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा विल स्टार्ट, मैं न्यूबॉर्न से, नए बच्चा पैदा हुआ है उस एज से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और उसको पैदाइशी नुक्स है, मान लीजिए उसके खाने की नली नहीं बनी है, उसका फेफड़े में कोई बना नहीं है, या ऐसा उसके आंतों में कोई डिफेक्ट है, तो उस बच्चे को तो ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। उसमें चाहे कोरोना हो नहीं हो, उसमें वेट नहीं हो सकता। ठीक है। उसमें कोई दो नहीं, क्योंकि खाने की नली अगर नहीं होगी तो वो खाना नहीं खा पाएगा। दिस इज सिंपल लॉजिक ना। ठीक है सर। हाँ, तो अगर हम इस उम्र से अब आगे चलें, उन बच्चों में कभी कभी हर्निया होते हैं, या ऐसी जैसे उनकी टेस्टिस जो गोली जिसको हम कहते हैं लड़कों में होती है, वो नीचे नहीं आई होती है, तो उन स्थिति में हम वेट कर सकते हैं, उसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। हाँ, उन स्थिति में उस पहली साल में एक बीमारी होती है जिसमें एक आंत दूसरी आंत में फंस जाती है, वो स्थिति इमरजेंसी होती है, या उसको ब्लीडिंग रेक्टम से, बड़ी पॉटी वाली जगह से ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में तो हमें करना ही करना है। या मान लीजिए थोड़े बड़े हो गए, अपेंडिसाइटिस हो गया या अपेंडिक्स फट गया, गॉड फॉरबिड जी, तो उसमें तो हमें ऑपरेट करना ही करना पड़े, चाहे उसको कोविड है बच्चे को या नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ अपेंडिसाइटिस है जो हम दवाई से मैनेज कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि उसको दवाई से मैनेज करें और फिर 6-8 हफ्ते के बाद उसको ऑपरेट करें। ऐसी और बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जिसमें हम नहीं रोक सकते। जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग हो गया बच्चे को किसी कारण से जी, या बच्चे को अंदर कुछ ऐसा रुकावट हो गया कि खाना पीना उसका बिल्कुल ही बंद हो गया, और हम 4 दिन 6 दिन वेट कर लिया, उस वेट का भी तो एक एंड पॉइंट आना चाहिए। तो उन स्थितियों में हमें ऑपरेट करना ही करना पड़ेगा। जी ठीक है सर, मैं आपसे ये, वैसे तो सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये कहा कि अभी आप सर्जरी मत कराइए, अभी घर पर रहिए, कोरोना से बच लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपकी सर्जरी करूंगा? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है मेरा, बट मैं ये कह सकता हूँ, आई थिंक जस्ट 2 दिन पहले ही एक बच्चा मैंने देखा है जो अराउंड आई थिंक 1.5 साल का था, जिसको हर्निया की शिकायत है और उसको ऑपरेशन की जरूरत है। सो आई हैव टोल्ड द पेरेंट्स वो थोड़ा वेट कर लें, मे बी अराउंड मिड ऑफ जून या 3rd वीक ऑफ जून, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है तब तक ये वेव और थोड़ा सा बेटर हो जाएगी जी, क्योंकि द नंबर्स आर ऑलरेडी अब हंड्रेड्स में आ गए दिल्ली में नंबर, तो हो सकता है तब और कम हो जाएंगे, तब हम उसको, ये तो मैं जस्ट 2 दिन पहले की बात आपसे कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरे पास नंबर नहीं है, बट जो भी मोटा मोटा हमने है अपनी तरफ से ट्राई किया है कि हम अवॉइड करें। एंड देन जैसे हम जो पीक पहला आया था, अगर आपको याद होगा, मार्च अप्रैल 2020 में, तो उस वक्त जो हमने अपनी तरफ से सर्जरीज डिले की थी, देन वी ऑपरेटेड टुवर्ड्स द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, बिकॉज जब वो वेव खत्म होने लगा, फिर अगर आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में फिर से थोड़ा सा केसेस बढ़े थे दिल्ली में, तो फिर से हमने थोड़ा सा रोक दिया, फिर हमने जनवरी फरवरी में। तो ऐसे ही वी आर ट्राइंग कि 4-6 हफ्ते किसी तरह जो पीक है वेव का, उसको हम टालें। सर, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत से लोग हैं, या कहीं कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जब प्राइवेट डॉक्टर से मिलेंगे, प्राइवेट अस्पताल जाएंगे, तो छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। तो मैं उस धारणा को बदलना चाहता हूं कि आपके जैसे डॉक्टर भी हैं जो सही सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, वो ऐसा हर जगह नहीं होता। देखिए, ऐसा आई डोंट एग्री विद दैट। दिस इज ऑलवेज, ये एक नोशन होता है कि प्राइवेट में ऐसा होता है, सरकारी में ऐसा नहीं होता है। आई डोंट एग्री। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब देते हुए, सच्चाई से बताते हुए कि किस तरीके से सर्जरी को आप पोस्टपोन कर रहे हैं। लोगों की धारणा इससे बदलेगी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।